हेलो स्टूडेंट्स। जैव अणु अपन देख रहे थे और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट टॉपिक अपना था। काफ़ी लेसन्स अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने पॉलीसेकेराइड के बारे में बात की थी। और पॉलीसेकेराइड के जो टाइप्स थे उसमें सबसे फर्स्ट अपन ने बात की थी फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, जिसमें खाद्य संग्रहित जो पॉलीसेकेराइड थे वो अपन ने डिस्कस किया था। पॉली का मतलब बहुत सारे और सेकेराइड का मतलब जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है। तो एक लग जो इकाई थी वो ग्लूकोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है। ठीक है, उस पर अपन ने बात की थी कि अगर सेम प्रकार की एक लग इकाई है तो उसे अपन होमोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं और अलग अलग प्रकार की है तो उसे हेट्रोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। आज के वीडियो लेसन में एक और साथ में अपन ने स्टार्च की स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन और इन्युलिन की स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस कर ली थी। और आज के वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड या संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे अपन? संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। तो हेडिंग लगाएंगे, नोटबुक लेके बैठे हो तो आप लोग। संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। जैसा कि जो शब्द लिखा है इससे अपने को आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है क्या। मतलब ऐसे पॉलीसेकेराइड जो क्या है, जो भी स्ट्रक्चर है किसी भी टाइप से पादप की या जंतुओं की। ठीक है, जो संरचना है, जैसे अपन बात करें पादप में कोशिका भित्ति हुआ या जंतुओं में जो स्केलेटल सिस्टम है, कंकालीय तंत्र है, वहाँ मिल सकते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ठीक है, प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि संरचना प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, जल में विलेयशील होने चाहिए या अविलेयशील होने चाहिए। तो संरचना प्रोवाइड करा तो जल में अविलेयशील, अगर विलय हो गया फिर तो हो सकता है कि जो अपना अविलेयशील जो अपना कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म उसमें चला जाए तो फिर संरचना थोड़ी प्रोवाइड करेगा। जैसे ये कोशिका की संरचना इस टाइप से है, ये कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति है, अंदर साइटोप्लाज्म है, तो ये जल में अविलय है इसीलिए तो यहाँ पर पड़े हैं। जल में विलय होता तो या तो बाहर चला जाता है या कोशिका द्रव्य में आ जाता है। ठीक है, तो जल में क्या होते हैं, ये होते हैं इनसोल्यूबल। ठीक है, मेन जो इनसोल्यूबल जो पार्ट है उसी के आधार पर या अपन बात करें जो इसके एग्जाम्पल है उसकी अपन जो बात करें तो दो मेन एग्जाम्पल आज के लेसन में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट सेल्यूलोज होगा, पहला जो एग्जाम्पल है इसका वो कौन सा होगा, सेल्यूलोज या सेल्यूलिन भी इसे अपन बोलते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज या सेल्यूलिन भी अपन इसे बोल सकते हैं। अब जो सेल्यूलोज है इसके बारे में अपन बात करें तो जैसा कि सेकेराइड है, शुगर है, मतलब एकलक इकाई ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फ्रक्टोज में से कोई ना कोई हो सकता है, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहाँ कहाँ मिल सकता है वो अपन देख लेते हैं। सेल्यूलोज जो होता है पादप की कोशिका भित्ति में, पादप की कोशिका भित्ति में मिलता है सेल्यूलोज। अपन प्लांट किंगडम में देखते भी हैं। कुछ जो कवक होते हैं कवक में भी मिलता है और कुछ जो प्रोटिस्टा होता है उसके अंदर भी मिलता है, जिसके अंदर सेल्यूलोज मिलता है। ठीक है, इसके अंदर भी मिलता है। प्लस इसका जो एकलक इकाई है इसकी अगर अपन बात करें तो इसकी जो एकलक इकाई होती है वो होती है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये हो जाएगा एकलक इकाई। अब बॉन्डिंग वगैरह की अपन अगर बात करें या स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो आप सिंपल सा बता सकते हो कि साहब जो बॉन्डिंग होगी 1,4 होगी, क्योंकि लास्ट वीडियो लेसन में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये इस टाइप से होती है। 1 पर हाइड्रोक्सिल होता है, 4 पर भी हाइड्रोक्सिल होता है। बाकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, जो प्रीवियस लेसन्स में अपन ने डिस्कस की थी, तो वो पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हाइड्रोक्सिल होगा और ये भी क्या होगा, हाइड्रोक्सिल होगा। तो यहाँ से क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा 1 और 4 के बीच में से, क्योंकि ये फर्स्ट था
ये भी फर्स्ट है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन होगा। तो फोर्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में से यहाँ जो बॉन्ड बनेगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या बंधपन इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो सेल्यूलोज जो होता है सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बनिक सब्सटेंस होता है इस बायोस्फीयर का। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं अपन, सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ अपन इसे बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है सबसे ज़्यादा इस टोटल बायोस्फीयर में। ठीक है, पादप में जो 50% कार्बन होता है वो इसी का होता है। अगर पादप में 100 कार्बन है तो उसमें से 50% जो कार्बन होगा, 50% जो कार्बन होगा वो सेल्यूलोज की वजह से ही होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल की भी अपन बात करें, कॉटन वगैरह की अपन जो बात करते हैं, कॉटन आप लोग समझ सकते हैं। तो कॉटन जो होता है उसके अंदर भी, ठीक है, जो नेचुरल मटेरियल होता है, नेचुरल होता है कॉटन, तो उसके अंदर जो सेल्यूलोज की जो अपन बात करते हैं 90% तक हो सकता है। ठीक है, लकड़ी वगैरह की अपन बात करें वुड की, तो उसके अंदर 20 to 25%, 20 से 25% सेल्यूलोज हो सकता है। बाकी जो होता है वो हेमी सेल्यूलोज या लिग्निन होता है। ठीक है, बाकी क्या होता है, हेमी सेल्यूलोज या लिग्निन होता है। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ यही है। नेक्स्ट अपन बात करें, सेल्यूलोज जो होता है वो रेशेदार पॉलीसेकेराइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, रेशेदार पॉलीसेकेराइड होता है। जिसके अंदर जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है, जो तन्य क्षमता होती है वो उच्च होती है, तन्यता उच्च होती है। मतलब खींचने वाले जो क्षमता, जैसे इतना सा था ये, तो तन्यता का मतलब इतना हो सकता है, अगर इसे खींचा जाए फोर्स लगा करके तो वो तन्यता हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, सेल्यूलोज जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी तो रेखीय होता है, 1,4 लिंकेज जो थी इसी पे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, रेखीय होता है। और ब्रांचिंग इसके अंदर नहीं होती है, ए शाखित होता है। ब्रांचिंग होती तो फिर तो 1,6 भी होना चाहिए था, जैसा लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने देखा था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेसन को वापस थोड़ी डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो तो आपने देखा तो अच्छी बात, तो नहीं तो जाके देख सकते हैं। जो ग्लूकोज की जो एकलक इकाई है वो लगभग 6,000 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 6,000 या इससे अधिक ग्लूकोज, तब वो सेल्यूलोज होगा। अधिक ग्लूकोज तब वो क्या होगा, सेल्यूलोज होगा। ठीक है, वेट 0.52, जो भार होता है 0.5 से 2.4 मिलियंस मोलिकुलर वेट। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर जो अपन ने देखी थी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो था ही, लेकिन एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दूसरे के साथ में 180 डिग्री से जुड़ा होता है, अल्टरनेट चलता है 180 डिग्री। ठीक है, पहला यहाँ पर होगा तो दूसरा दूसरे एंगल से जाएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना, मतलब उल्टा हो जाएगा एक टाइप से। ये वाला जो ए और बी मॉलिक्यूल की अपन बात करें तो ए तो सीधा आपके पास है, जबकि बी वाला क्या हो जाएगा, उल्टा यहाँ से हो जाएगा। तो बॉन्डिंग तो 1,4 ही रहेगी, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल होगा यहाँ से उल्टा हो जाएगा, तो 180 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे। सेल्यूलोज मॉलिक्यूल कभी भी अकेला नहीं होता है। ठीक है, जैसे अपन ने बात की, जैसे मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे सपोज करो, इसे हटा देते हैं अपन यहाँ पर, नोट कर लीजिएगा बाद में जो मैं एक्सप्लेन करूँ उससे, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। जैसे अपन ने बात की कि ये एक मॉलिक्यूल था सेल्यूलोज का, ये ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, इस टाइप से बहुत सारे ग्लूकोज है, और ये किसका मॉलिक्यूल है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है सेल्यूलोज का। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, सेल्यूलोज का एक सिंगल मॉलिक्यूल कभी भी नहीं रह सकता है, इसके अंदर बहुत सारी चेन्स हो सकती है इस टाइप से। ठीक है, एक चेन ये हो गई, एक चेन, ठीक है, और अगर इस टाइप से है
ए चेन तो बी भी इस टाइप से होगी कुछ, ये बी समानांतर आपको दिख रही है इसके अंदर, लेकिन एक्चुअल में ये जो चेन्स होती है वो होती है प्रति समांतर, एंटी पैरेलल। ठीक है, क्या होती है? प्रति समांतर, और एक दूसरे से जुड़ी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ी होती है। यहाँ जो बंद होगा वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यहाँ पर। आपने एक शब्द सुना होगा माइक्रोफाइब्रिल, सूक्ष्म रेशे जिसे अपन बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल। ठीक है, तो जो माइक्रोफाइब्रिल होता है, जो सेल वाले चैप्टर में भी अपन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर 20,000 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, 20,000 सेल्यूलोज जो होते हैं एक साथ पैक होते हैं, उसे अपन बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल, और ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपन देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट इसका अगर अपन बात करें, जैसे स्टार्च वगैरह में अपन ने बात की थी, सेल्यूलोज जो होता है आयोडीन के साथ में क्या कोई कलर देता है या नहीं देता? तो सेल्यूलोज आयोडीन के साथ में कोई भी कलर नहीं देता है, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में, तो कोई भी कलर नहीं देता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? सिंपल सा सेल्यूलोज के बारे में अपन ने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके जो सेल्यूलोज के जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं। ठीक है, तो मैं केवल बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, कि सेल्यूलोज जो था सबसे पहली चीज़ तो कि मनुष्य के लिए जो फूड है, मानव के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए, मानव के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, मानव के लिए खाद्य पदार्थ के जैसे अपन इसे काम में लेते हैं। लेकिन अगर अपन देखें तो मानव जो है इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसका पाचन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पाचन के लिए जो सेल्यूलोज के पाचन के लिए जो एंजाइम होता है वो होता ही नहीं है मानव में। ठीक है, सो बस डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसे अपन यूज़ में लेते हैं खाद्य पदार्थ के फॉर्म में, बाकी इसका जो डाइजेशन होता नहीं है। लेकिन इसके अपोजिट अपन बात करें जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय की अपन बात करें या भैंस की अपन बात करें, तो उसमें क्या होता है, जो दूसरे एनिमल से मानव को छोड़ करके उसमें ये फूड का एक सब्सटेंस है, फूड की फॉर्म में से यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि उसके जो रूमिनेंट्स एनिमल है गाय और भैंस, उनके जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लस सेल्यूलोज की अपन बात करें तो अभी अपन ने बात की थी वुड में भी सेल्यूलोज होता है, तो वो पेपर वगैरह में, फर्नीचर वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ पॉइंट है। जैसे सेल्यूलोज, एक और पॉइंट है कि उसका जो हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब जल अपघटन होता है, तो वो जो विलयशील शर्करा होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है ना। तो वो बस आपको ध्यान में रखना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया नीट में, लेकिन थोड़ा सा जो है समरी, क्योंकि ओवरऑल एनसीईआरटी में बात करेंगे तो इस टाइप से आपको मिल जाएंगे अलग अलग चैप्टर में अलग अलग पॉइंट। तो वही यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ पर अपना सेल्यूलोज वाला पॉइंट भी होता है कंप्लीट, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट पर चलते हैं। जो सेकंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड, वो है काइटिन। हिंदी में भी यही बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, काइटिन। तो जो काइटिन होता है वो होता है द्वितीय सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ। सबसे पहला तो सेल्यूलोज था, द्वितीय सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो सब्सटेंस है, द्वितीय सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है ये। ठीक है, पहला पूछा जाए तो सेल्यूलोज है और दूसरा पूछा जाए तो ये है। कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो ऑर्थ्रोपोडा आप लोगों ने सुना होगा, कीट वगैरह जिसके अंदर आते हैं। एक फाइलम होता है ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें कीट इंसेक्ट वगैरह आते हैं,
ठीक है। तो इनके जो बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन अपन बोलते हैं जिसे, कीट के बाह्य कंकाल में, एक्सोस्केलेटन में मिलता है काइटिन। प्लस और कहाँ मिल सकता है, जो कवक है, कवक की कोशिका भित्ति में। और ये तो नीट का क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति में मिलता है क्या, काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति में मिलता है काइटिन, नीट का प्रश्न है साहब। तो अगर कवक की कोशिका भित्ति में मिल रहा है तो इसे अपन बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कवक सेल्यूलोज। किसे, काइटिन को, कवक सेल्यूलोज। कवक सेल्यूलोज भी अपन बोलते हैं काइटिन को, क्योंकि बहुत सारे जो वेज होते हैं उसमें सेल्यूलोज के सिमिलर ही होता है, लेकिन जो इसकी एकलक इकाई होती है वो ग्लूकोज नहीं होती है। ठीक है, ग्लूकोज नहीं होती है इसकी एकलक इकाई, लेकिन ग्लूकोज का व्युत्पन्न होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, व्युत्पन्न होता है एकलक। और वो जो ग्लूकोज का व्युत्पन्न होता है उसे अपन बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसा एमाइन। व्युत्पन्न जब अपन ने पढ़े थे तो बताया था कि ग्लूकोज तो है ही, लेकिन उसके साथ में एमाइन का मतलब NH2 ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा, और एसिटाइल का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बना के मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर दिखने को मिलती है। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और एसिटाइल जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, मतलब एमाइन तो आपको समझ में आता है, NH2 होता है, और एसिटाइल ग्रुप की अपन बात करें जिसमें कार्बोनिल होता है और मिथाइल ग्रुप होता है। जैसे अपन बात करें CH3 C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोनिल ग्रुप तो इसके अंदर है ही, और OH अपने पास है ही, सिंपल सा। ठीक है, तो ये वैसे एसिटिक एसिड होता है, लेकिन एसिटाइल CH3 C डबल बॉन्ड O, इसे अपन बोल सकते हैं एसिटाइल। ठीक है, तो ये अपने पास सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप से एसिटाइल ग्रुप होता है, क्योंकि केमिस्ट्री शायद आप लोगों ने पढ़ रखी है तब तो आपको आइडिया है, और नहीं पढ़ रखी है तो इसी के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये इस टाइप से थी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ये है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल होता है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होता है, हाइड्रोक्सिल होता है। बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है, थर्ड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की ओर होता है, बाकी ये अपने पास CH2OH हो जाता है, और ये H और ये H और ये H। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, तो यहाँ जो एसिटाइल का मतलब मैंने बताया आपको कि CH3C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है उसे अपन बोलते हैं एसिटाइल, और एमाइन के लिए अपन ने बोला है NH2। ठीक है, तो ये जो सेकंड नंबर वाला अपने को बताया जा रहा है, इस पर ये जो ग्रुप है वो आके जुड़ते हैं इस टाइप से, NH तो आएगा ही, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो एसिटाइल वाला CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ गया है, अमाइड का NH ग्रुप अपने पास आ गया है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसा एमाइन। अगर ऐसा कैसा आपसे पूछा जाए गैलेक्टोसा एमाइन, तो गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर अपन बना लेंगे, और बाकी जो एसिटाइल एमाइन है वो इसके साथ में ही जुड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। आ गई बात समझ में, एन एसिटाइल ग्लूकोसा एमाइन की स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप वही है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ इसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। काइटिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो अशाखित होता है, अनब्रांच होता है, अशाखित होता है।
है ना। 1,4 लिंकेज होता है सेम वैसा का वैसा ही, 1 और 4 के बीच में ग्लूकोज जो मोलिक्यूल उसके अंदर। और जैसा सेल्यूलोज में अपन ने देखा था कि बंडल में होता है, एक ग्रुप में होता है, सेम वैसे ये भी क्या होते हैं, बंडल में होते हैं। और जब बंडल होंगे इस टाइप से, जैसे 1 2 3, और इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जैसा अपन ने सेल्यूलोज में देखा था, वो भी सेम ही है। सॉफ्ट होते हैं काइटिन और लेदरी होते हैं। लेदर जो होता है मतलब उसका मतलब होता है कि इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थ होते हैं। सॉफ्ट होते हैं और क्या होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं। ठीक है। लेकिन जब कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट या कुछ प्रोटीन इसके साथ में एक्ट करते हैं, मतलब जो काइटिन है उसके साथ में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट अगर आके जुड़ता है या रिएक्ट करता है, तो उस केस में जो काइटिन होता है वो क्या हो सकता है, हार्ड हो सकता है, कठोर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। यहाँ पर अपना जो काइटिन वाला पॉइंट है वो भी यहाँ पर कंप्लीट है, वैसे कुछ बचा हुआ नहीं है इसके अंदर, है ना। ये तो मैंने बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा मिलने वाला, मतलब दूसरा सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। और फंगल सेल्यूलोसिस अपन बोलते ही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेसन में जब अपन मिलेंगे तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। पढ़िए आप लोग, एनसीईआरटी को अभी नहीं पढ़ना है, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।